92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी जजीरा का डाकिया। हाँ, जजीरा पोस्ट नाम है इस बार। पुरानी पोजीशन से 5 डिग्री नॉर्थ में है। बेटर है कि तुम मौसम खराब होने के पहले पहुंच जाओ। हेलीकॉप्टर से किशोर को उतारते हुए कैप्टन कॉल ने चिल्लाते हुए कहा। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज अभी भी पूरे माहौल को गड़गड़ा रही थी। किशोर को बर्फ की एक पहाड़ी पर उतारकर कैप्टन कॉल चले गए। किशोर के साथ उसका कुत्ता जिमी हेलीकॉप्टर से उतरते ही बर्फ पे दौड़ते हुए कुछ दूर निकल आया। जिमी, जल्दी से आ, अब चलना है, कहते हुए किशोर सिंह ने ताली बजाई तो जिमी चारों तरफ फैली भुरभुरी बर्फ पर दौड़ते हुए उसके पास आ गया। जिमी के पैरों के निशान अभी अभी गिरी ताजा बर्फ पर छपे थे। किशोर ने अपनी गर्दन घुमा के देखा, बर्फ और आसमान के अलावा कुछ नजर नहीं आया। किशोर ने पीठ पर लदे अपने बैग को ठीक किया और ऊपर पहाड़ी की ओर चल दिया। 30-35 साल के किशोर को 10 साल हो गए थे फौज में डाकिये का काम करते। ज्यादातर इन डाकियों की पोस्टिंग वहां होती थी जहां आम डाक नहीं पहुंच सकती थी, खासतौर से ग्लेशियर पर मौजूद चौकियों को डाक पहुंचाने के लिए। किशोर की ड्यूटी पिछले कई सालों से ऐसी ही एक चौकी पर थी। ग्लेशियर पर बनी ये चौकियां अक्सर तूफानों में तबाह हो जाती या फिर ऊपरी बर्फ गिरने से दफन हो जाती और फिर से उनकी जगह नई चौकी जन्म ले लेती। सुरक्षा दृष्टि से इस नई चौकी का नाम और लोकेशन थोड़ा सा बदल दिया जाता था। इस बार इस नई चौकी का नाम था जजीरा पोस्ट। ये जजीरा पोस्ट लद्दाख से ऊपर दौलत बेग ओल्डी की सबसे खास और बड़ी चौकी थी, जो सर्दियों में भी हटाई नहीं जाती थी। भारत चीन युद्ध के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सर्दियां आते ही जब बर्फ गिरना शुरू हुई तो किशोर को एक डर घेरने लगा था। गिरती हुई बर्फ को सोचकर लोगों के मन में न जाने कैसे कैसे खूबसूरत ख्याल आने लगते हैं। सफेद प्यारी सी बर्फ की बारिश और उसके गोले बनाकर एक दूसरे पे फेंकते हुए लोग, बर्फ पे फिसलते हुए लेटे हुए गाना गाते फिल्मी हीरो हीरोइन। लेकिन किशोर के लिए ये आसमान से बरसती हुई सफेद मौत थी, जिसका सामना वो कई बार कर चुका था। लेकिन ये सवाल हर साल फिर से खड़ा हो जाता था कि क्या इस साल भी वो मुकाबला कर पाएगा या कई पुराने साथियों की तरह। ये सोचते हुए उसने अपनी सिगरेट सुलगा ली और आगे चलते जिमी को आवाज दी। जिमी, ज्यादा उछल कूद मत कर, थक जाएगा। आगे जाते जिमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कूं कूं करते हुए पलटा और फिर आगे बढ़ गया। चलते चलते किशोर को गर्मियों के दिन याद आ गए। गर्मियों के दिनों में तो उसको ये रसद पहुंचाने वाला बटालियन का हेलीकॉप्टर पोस्ट तक छोड़ देता था, लेकिन सर्दियों के खराब मौसम में वो भी आगे उड़ान नहीं भर पाता था। इसलिए चौकियों पर सर्दियों भर की रसद एक साथ रखवा दी जाती। काश चौकियों पर मौजूद फौजियों के घर वाले सर्दियों भर की चिट्ठियां एक साथ लिख लेते तो किशोर उनको भी रसद के साथ ही छोड़ाता। सर्दियों में तो उसको पैदल ही चढ़ाई करके चौकियों पर तैनात फौजियों की चिट्ठियां और ज़रूरी सामान पहुंचाना होता है। ये तो उसका फर्ज है और वो उसको ही निभाता बर्फीली पहाड़ियों पर आगे बढ़ रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जजीरा का डाकिया। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि किशोर, जो फौज में डाकिया है, लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर अपने कुत्ते जिमी के साथ जजीरा पोस्ट पर डाक भेजने जा रहा है। अब आगे। बर्फ में मीलों का सफर तय करके डाक लाना कोई मजाक का काम नहीं है। फेफड़े फूल जाते हैं, धौंकनी चलने लगती है, कम ऑक्सीजन और ठंड की वजह से तेज सरदर्द होने लगता है, सो अलग। वैसे तो ग्लेशियर पर हर समय ऐसे ही हालात होते हैं, लेकिन सर्दियों में ग्लेशियर से पहले पड़ने वाली जमीन भी सफेद हो जाती है, बेजान मुर्दा सी। किशोर को हर साल सर्दियों में ऐसे ही जाना होता है।
चलते हुए किशोर का कुत्ता ऐसे आगे बढ़ता जैसे डाक लाने का काम उसी को मिला हो। कुत्ता सिर्फ किशोर का नहीं था, वो तो सारे फौजियों का कुत्ता था। बेस पर ऐसे कई कुत्ते थे, ट्रेंड कुत्ते जिनका काम रास्ता बताना था। बर्फ के गिरते रहने से फौजियों के कदमों से बनी पगडंडियों के निशान ढक जाते। कोई भी रास्ता आसानी से भटक सकता था, लेकिन कुत्तों को निशानों की जरूरत नहीं थी। वो तो बस अपने मालिकों के पैरों की खुशबू को सूंघते सूंघते पहुंच जाते थे जजीरा पोस्ट। चलते चलते किशोर काफी थक गया था, तो उसने सुस्ताने की सोची। अकेले सफर बहुत लंबा हो जाता है, 2 लोग होते हैं तो बात करते हुए सफर भी कट जाता है। लेकिन किशोर ने इसका भी हल निकाल लिया था। वो अक्सर फौजियों को ले जाने वाली डाक को पढ़ लिया करता था, खासकर वीरू के खत। वीरू जजीरा पोस्ट पर तैनात एक सिपाही है। उसके घर में उसकी दादी के अलावा कोई नहीं है, और खत उसको अक्सर उसकी प्रेमिका रानी भेजती है। ये सारी बातें किशोर को पिछले खतों को पढ़कर ही मालूम हुई। उसने बर्फ पर बैग पटका और बैठ गया। खतों को छांटने के बाद उसको आखिर रानी का खत मिल ही गया। लिखा था, फौजी साहब, पिछली छुट्टियों में भी तुम नहीं आए, मैं इंतज़ार करती रही। दादी ठीक है, पिछले हफ्ते ही तुम्हारे गांव जाना हुआ था तो मिलाई थी। वो अब भी मुझको देख के पहले न जाने कितना कोसती है कि मैंने तुमको फंसा लिया, और फिर मेरी लाई उनकी ज़रूरत की चीज़ें रख के कहती है कि वीरू ने पहुंचाई होंगी। जब मैं जाने को होती हूँ तो फिर से ज़रूरी सामान की लिस्ट बोल बोल के सुना देती है। कहती है, अब देख मेरी तम्बाकू की पुड़िया ख़त्म हो गई, तू तो कत्था लाई है, क्या इसे चूने के साथ खाऊंगी? और चश्मे की एक डंडी ढीली हो गई है, इसे कसवा दे, वगैरह वगैरह। इस हफ्ते का काम तो दे दिया है उसने। गांव में और भी तो फौजी हैं, वो सब तो छुट्टियों पे आए थे, फिर तुमको छुट्टी क्यों नहीं मिलती? तुम्हें मेरी याद नहीं आती ना? आती होती तो क्या यहाँ नहीं आ जाते? हो सकता है इस बार मैं चिट्ठी देर से लिख पाऊँ, मामा के यहाँ जा रही हूँ, पर तुम अपना जवाब सन्नों के स्कूल के पते पर ज़रूर भेज देना। तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं, वरना तुम्हारी आवाज़ ही सुन लेती। सन्नों ने सही कहा था, फौजी के चक्कर में मत पड़, पछताएगी। सो पछता रही हूँ, पर अब क्या करूँगा, अब कुछ नहीं हो सकता। तेरी याद आ रही है। खत का एक पन्ना पलटने के बाद किशोर आत्मग्लानि में डूब गया। किसी का खत ऐसे नहीं पढ़ते, किशोर बड़बड़ाया। वो हर बार जब भी किसी का खत पढ़ लेता है तो ऐसे ही करता है, लेकिन क्या करे, इस बयाबान में कोई तो हो जिससे वो बात करके वक्त काट सके। ये खत उसको किसी जिंदा आदमी की तरह लगते हैं जिन्हें वो अपने झोले में हिफाजत से रखे रहता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जजीरा का डाकिया। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि किशोर, जो कि फौज का डाकिया है, जब लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर डाक ले जाते हुए थक गया तो वो आराम करने के लिए थोड़ी देर रुक गया। इस बयाबान में उसको जब अकेलापन महसूस होता तो वो फौजियों के लिए ले जा रही चिट्ठियां पढ़ लेता। वो ऐसे ही एक सिपाही की चिट्ठी पढ़ता है। अब आगे। ज्यादा देर सुस्ता नहीं सकते थे, मौसम खराब हो रहा था। उसने कमर में लटकी पानी की बोतल से थोड़ा सा पानी पिया। उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई, क्योंकि पानी गर्म रखने वाली इस बोतल में वाकई पानी अभी भी गर्म था। ऐसी ठंड में गर्मी का एहसास बहुत अच्छा मालूम दे रहा था। चलने से पहले उसने रानी का खत खत्म करना चाहा। अगले पन्ने पर लिखा था, सुनो, जब तुम छुट्टियों पे आना तो दिल्ली के दरीबा बाजार से चांदी की पायलें लेते आना। मैंने सुना है वहां चांदी के गहनों का बहुत बड़ा बाजार है। बस ऐसे ही कई अल्हड़ मांगों और शिकायतों से भरा था यह खत। यह किसी स्कूल की नोटबुक के पन्नों पर लिखा गया था। सफेद पन्नों पर नीली रंग की लाइनें और उनके बीच लिखे रानी के शब्द कितना जोड़ देते होंगे वीरू को इस जीती जागती दुनिया से। इन खतों के अलावा उनका इस दुनिया से जुड़े रहने का कोई और जरिया भी तो नहीं है। शायद तभी सरकार इतनी मुश्किलों के बाद भी इन खतों की डाक को बंद नहीं करना चाहती। कम से कम फौजियों को दुनिया में रहने का एहसास तो होता ही रहेगा ना। खत में लाइन खत्म होने के बाद पन्ने के साइड पे आड़ी लाइनों से छोटे छोटे शब्दों में लिखा था, एक ज़रूरी बात तो कहना भूल ही गई। तुम जल्दी से आके रिश्ते की बात पक्की कर लो। आज मामा जी न जाने किससे मेरे लिए रिश्ते की बात कर रहे थे। अपना ध्यान रखना, तुम्हारी रानी। खत खुला होने पर भी कोई फौजी ऐतराज़ नहीं करता था, क्योंकि जांच एजेंसियां सुरक्षा के लिए ऐसा कभी कभी कर लेती थीं।
खत के ख़त्म होते ही किशोर के आराम का वक्त भी ख़त्म हो गया। उसने बैग को वापस अपनी पीठ पे लादा और आगे की ओर बढ़ गया। जिमी किशोर को उठते हुए देख के पहले ही अपने बाल बर्फ की बूंदों से झाड़ चुका था। दोनों ने चलना शुरू कर दिया। तीखी चढ़ाई पर एक एक कदम रखना मुश्किल हो रहा था। कई बर्फ की चट्टानों को उसने घूम घूम के पार किया। इससे समय तो ज्यादा लगता था, लेकिन जान सुरक्षित रहती थी। अभी किशोर एक पहाड़ी से उतर ही रहा था कि उसको याकों के रंभाने की आवाज आई। आगे देखा तो 10-20 याक लाइन बना के पहाड़ी की सामने वाली ढलान से उतर रहे थे। इन याकों के गले में बंधी घंटियां उस बर्फीली खामोशी को तोड़ रही थीं। घंटी की आवाज सुनते ही किशोर समझ गया कि ये पालतू हैं और इनके साथ कोई इंसान भी होगा। थोड़ी देर में उसको वो इंसान भी दिख गया। 50 साल का कोई तिब्बती आदमी दिखता था। किशोर को यह देख के हैरानी नहीं हुई कि वो एक साधारण से पारंपरिक लिबास में था। एक कुर्ते नुमा छुबा पहने हुए था और सर्दी से ठिठुर नहीं रहा था। इन लोगों की तो जैसे बर्फ से दोस्ती है। किशोर ने कई तिब्बती बच्चों जो लद्दाख की आखिरी और इस पोस्ट से सबसे करीब गांव मुर्गों में रहते हैं उनको देखा था कि वो कड़ाके की हड्डी जमा देने वाली ठंड में भी बेहद मामूली कपड़ों में भी खेल कूद रहे थे। फिर यह तो उम्रदराज आदमी था। इस बर्फ के रेगिस्तान में किसी इंसान से मुलाकात किशोर को उत्साहित कर रही थी। उसने तिब्बती भाषा में उस आदमी से नमस्ते कहा। ताशी डलेक, ताशी डलेक, उस आदमी ने जवाब दिया। किसी को उसकी जबान में संबोधित कर दो तो वो कितना खुश हो जाता है। उस आदमी ने किशोर के पास आके कहा, जल्दी से वो पास वाली खो में चलो, तूफान आने वाला है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जजीरा का डाकिया। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि किशोर, जो कि फौज का डाकिया है, खत पढ़ने के बाद जब आगे बढ़ा तो उसको पहाड़ी से उतरते हुए एक तिब्बती आदमी मिला। उस आदमी ने जल्दी से किशोर से पहाड़ की खोह में जाने के लिए कहा, क्योंकि उसको तूफान आने का अंदेशा हो रहा था। अब आगे। किशोर और वो तिब्बती जल्दी जल्दी बर्फ में पैर गपाते हुए पहाड़ों की खोह की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर उस तिब्बती आदमी ने खोह के अंदर झांक के देखा और किशोर को अंदर आने का इशारा किया। दोनों अंदर आ गए। खुले आसमान के नीचे ये छत कितनी सुरक्षित लग रही थी। अब तक जिमी भी अंदर आ गया और किशोर के पैरों से लिपट गया। हैं करते याक भी खोह के इर्द गिर्द आ गए। याकों की पीठ पर से लटकते बाल जमीन से बस कुछ ही ऊपर झूल रहे थे। किशोर सोचने लगा कि भगवान ने भी खूब रचना की है सबकी। देखो तो, इस याक को पहले से गर्म करने वाला ओवरकोट पहना के भेजा है। ये ठंडी बर्फ भी इस मोटे कवच को भेद नहीं सकती। किशोर ने उस तिब्बती से पूछा, आपका नाम? तेंजिंग थाकपा। यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ये तो बॉर्डर एरिया है। हमारे पुरखों ने तो सिल्क रूट बनाया था, लोगों ने बॉर्डर बना दिया। मैं तो उसी सिल्क रूट की तरफ से आ रहा हूँ ये याक लेकर। किशोर ने सिल्क रूट का नाम तो सुना था, लेकिन उसको ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके आगे कोई बात हो पाती कि जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बर्फीली हवाएं चलने लगी। कहीं कोई एवलांच आया था, यानी कोई बर्फ की चट्टान सरक के गिर गई थी। यहां अक्सर ऐसा होता है। किशोर को अपने साथी फौजियों की याद आ गई। न जाने वो किस हाल में होंगे, उनकी चौकी सलामत भी होगी या नहीं। अभी वो उस तेज तूफान के बारे में सोच ही रहा था कि तेंजिंग ने कहा, आप फौजी लगते हो, कहाँ जा रहे हो? किशोर ने अपनी पोस्ट का नाम बताना ठीक नहीं समझा। उसने बेस का नाम लेते हुए कहा, मैं डाकिया हूँ, दौलत बेग ओल्डी जा रहा हूँ। ओह, काश हमारे लिए भी वो रास्ता खुला होता तो जान इतनी जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। मतलब यही कि वही तो सिल्क रूट का रास्ता है, लेकिन जब से बॉर्डर बना है तब से फौज ने वो रास्ता बंद कर दिया। अब हमको अक्साई चिन की मुश्किल पहाड़ियों को पार करके जाना पड़ता है। किशोर ने गर्म पानी की बोतल से 2 कप पानी निकाला और 1 कप तेंजिंग की ओर बढ़ा दिया। तेंजिंग ने जब वो ग्लास अपने हाथों में पकड़ा तो उसके चेहरे पे कितनी मुस्कुराती हुई सलवटें उभर आईं, जैसे चेहरे पे कहीं छुपी बैठी थी। किशोर ने कहा, कैसे हालात हैं ऊपर दौलत बेग ओल्डी पे? वैसे ही जैसे इस मौसम में होते हैं। मेरी तो ड्यूटी है, पर आप बेमौसम कहाँ निकल आए? तेंजिंग कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, ये याक लेने गया था। मेरे रिश्तेदार उस तरफ तिब्बत में रहते हैं ना, उनसे ये याक पूजा के लिए यहाँ आए हैं। परसों लोहसर है ना, हमारा नया साल। अब वहाँ तो पूजा होती नहीं, इसलिए वो लोग अपने याक यहाँ भेज देते हैं।
पूजा के बाद ये याक मैं उनको वापस करके आ जाऊंगा। तूफान अभी थमा नहीं था। तेज हवाओं की आवाज़ कितनी खौफनाक होती जा रही थी और किशोर को अपने साथियों की फिक्र ने घेर लिया था। पिछले 1-2 बार के हादसे उसकी आंखों में जिंदा हो गए थे। ऐसे ही एक तूफान के बाद जब वो चौकी पहुंचा था, तब वहां चौकी की जगह उसको एक कब्र मिली थी और उसके साथी उसमें जिंदा दफन हो गए थे। तो क्या हुआ, किशोर ने सोचा। वतन की खातिर जान देने की तो कस्में खाई थी सबने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जजीरा का डाकिया। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि किशोर और तिब्बती तेंजिंग तूफान से बचने के लिए पहाड़ी की खोह में चले गए। दोनों के बीच बातें होने लगीं कि तभी तूफान आ गया। अब आगे। किशोर ऐसे किसी और मंजर को देखना नहीं चाहता था। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए तेंजिंग से बात करनी शुरू की। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? किशोर ने पूछा। मुर्गो, तेंजिंग ने जवाब दिया। मुर्गो इस घाटी का इकलौता गांव है, पर वो भी इस जगह से काफी दूर है। जब पैदल चलना हो तो दूरी और भी बढ़ जाती है। किशोर ने काफी दिनों से मन में दबा एक सवाल तेंजिंग से पूछ ही लिया। मुर्गो, ये कैसा नाम है तुम्हारे गांव का? सही तो है। हमारी लोकल जबान में मुर्गो का मतलब मौत का दरवाजा है। जीना यहाँ कितना मुश्किल है इस जानलेवा मौसम में। दौलत बेग इसी जानलेवा मौसम का शिकार हो गया था। किशोर भी जानता था कि बर्फ में अचानक आई दरारों में कितने ही जवान समा चुके हैं। वहां हजारों फुट कोई जमीन नहीं होती, बस ठंडी बर्फ होती है और ये दरारें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। कमबख्त कोई रस्सी भी नहीं पहुंच सकती और कोई और तरीका भी नहीं जिससे उनको बाहर निकाला जा सके। उनमें गिर के सैनिक एकदम से नहीं मर जाते। आवाजें आती रहती हैं जब तक उनकी सांसें बर्फ से ठंडी नहीं हो जाती। इतिहास गवाह है कि जितने सैनिकों की मौतें यहां दुश्मन की गोली से नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा इस बेमिजाज मौसम की भेंट हो गई थी। किशोर का सर भन्ना आ रहा था। उसने फिर से बातों का मौजू पलटते हुए तेंजिंग से कहा, दौलत बेग, ये कौन था? तेंजिंग ने एक नज़र अपने याकों पर दौड़ाई, फिर बोला, वही जिसके नाम पे नाम पड़ा, दौलत बेग ओल्डी। 16वीं सदी में तुर्किस्तान जब चीन का हिस्सा नहीं था, तब यहाँ के यारकन शहर का एक धनवान दौलत बेग काराकोरम का दर्रा पार करके उसी जगह पहुंचा जहां आज दौलत बेग ओल्डी है। वो अक्सर चीन से कीमती रेशम इसी सिल्क रूट से यूरोप और अरब के कई देशों में बेचा करता था। बस इस सख्त मौसम की चपेट में उसकी मौत हो गई और उसको यहीं उसके खजाने के साथ दफना दिया गया। तब से इस जगह का नाम दौलत बेग ओल्डी पड़ गया। दौलत बेग ओल्डी का मतलब होता है दौलत बेग मर गया। उसकी कब्र और उसका खजाना कभी किसी को नहीं मिला। किस्सा पूरा हो जाने के बाद दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। तूफान भी थम गया। किशोर को अपने साथियों की फिक्र हो रही थी। उसने अपना बैग और अपना सामान उठाया और तेंजिंग से विदा लेके आगे बढ़ गया। उसे अभी वो पहाड़ी चढ़नी थी जहां से याक और तेंजिंग उतरा था। उसने कदमों को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। शाम होने के पहले उसे किसी खोह या गुफा तक पहुंचना था और 1-2 दिन तक ऐसे ही चलते रहना था। रात हुई और फिर सुबह आ गई। जब किशोर उठा तो गहरी धुंध थी। ग्लेशियर तो काफी पहले ही शुरू हो चुका था। सामने जो सफेद पहाड़ दिख रहा था, बस वही थी उसकी मंजिल, दौलत बेग ओल्डी का जजीरा पोस्ट। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी जजीरा का डाकिया। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि किशोर को तेंजिंग ने दौलत बेग ओल्डी के नाम की कहानी बताई। जब तूफान थमा तो किशोर आगे बढ़ा। एक दिन का सफर पूरा करने के बाद उसको सामने पहाड़ी पे अपनी मंजिल दिखाई देने लगी थी। अब आगे। हल्की हल्की बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन किशोर ने सफर शुरू कर दिया। मौसम ठीक रहा तो वापसी भी आज ही शुरू कर देगा, उसने ऐसा सोचा था। जजीरा पोस्ट दिखने लगी। चौकी पे तैनात सिपाहियों को किशोर और जिमी सफेद बर्फ पे 2 धब्बों से दिखाई दे रहे थे। वो धब्बे बड़े होते गए। ऑक्सीजन की कमी से किशोर की सांस धौंकने की तरह चल रही थी।
किशोर की मूंछों पे बर्फ मोतियों की तरह जम गई थी, जो नाक से निकलती तेज सांसों के साथ झड़ के गिर रहे थे। अभी किशोर आगे चल पाता कि उसका रास्ता एक दरार ने रोक लिया। अक्सर ऐसी दरारें पड़ जाती हैं यहाँ। उसने नजर आगे दौड़ाई तो देखा आगे एक एल्युमिनियम की सीढ़ी पुल के रूप में दरार के दोनों किनारों को जोड़ती हुई पड़ी थी। जिमी सधे कदमों से उस पार पहुंच गया। किशोर ने भी अपने शरीर को सीढ़ियों पर लेटा दिया और आगे खिसकने लगा। बीच में पहुंच के उसने एक बार खाई की तरफ देख लेना चाहा। कभी न खत्म होने वाली वो खाई डरा देने वाली थी। उस पार पहुंच के उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। बर्फ से बचने के लिए सिपाहियों को खास कपड़े और चश्मे दिए गए थे। उन कपड़ों में सिपाही गोल मटोल दिखते। बर्फ पे चलते वक्त ऐसा लगता जैसे वो फौजी चांद पे चल रहे हों। चिट्ठियां पाके फौजी बहुत खुश थे। वीरू ने लपक के उसके हाथ से चिट्ठी छीन ली तो किशोर मुस्कुराने लगा। उसको ठंड लग रही थी। वो जल्दी से बंकर में चला गया। बंकर बस इतना गर्म था जिसकी गर्माइश में सांसें बर्फ नहीं होती। आग बंकर में जला नहीं सकते, बस एक छोटा सा मिट्टी के तेल का लैंप चल रहा था। किशोर ने सोचा कि लौ को थोड़ा सा तेज कर दे, लेकिन उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। बर्फ का तापमान कुछ अधिक हो जाए तो बंकर धंसना शुरू हो जाता है। वहां हजारों फुट तक बर्फ ही बर्फ थी, जमीन नहीं थी। फौजी बंकर के कब्र बन जाने से डरते थे, सब बहुत डरते थे। लैंप के पास जिमी सिकुड़ के लेट गया और किशोर उसके बगल में। थोड़ी देर तक आराम करने के बाद किशोर वापस चल दिया। कुछ फौजियों ने उसको अगली डाक में कुछ फिल्मी मैगजीन्स लाने के लिए कहा। किशोर मौसम के बिगड़ने से पहले ही वहां से निकल जाना चाहता था। उसने फिर से सीढ़ी पर लेटकर वो दरार पार की और थोड़ी देर में उस पहाड़ी पे पहुंच गया जहां उसने रात बिताई थी। हवाएं तेज होने लगी थीं, इसलिए वो वापस उसी खोह में जाके बैठ गया। वो शुक्र मना रहा था कि तूफान आने के पहले उसने वो सीढ़ी का रास्ता पार कर लिया था। लेकिन न जाने क्यों जिमी ने भौंकना शुरू कर दिया। शायद ये उस तेज तूफान के आने का संकेत था। तेज बर्फ गिरने लगी, यहां तक कि दिखाई देना भी बंद हो गया। किशोर को डर सता रहा था कि तभी जोरदार आवाज हुई, जैसे पूरी की पूरी पहाड़ी ही टूट के गिर पड़ी हो। किशोर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरी रात बर्फबारी हुई। अगले दिन जब किशोर ने जजीरा पोस्ट देखी तो कुछ नजर नहीं आया। वो दौड़ के उसी तरफ भागा। सीढ़ी नहीं थी, दरार बर्फ से भर गई थी। पोस्ट का तो कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। उसकी जगह एक सिपाही की राइफल की नली बाहर निकली दिखाई दी। किशोर ने खुदाई शुरू कर दी। राइफल वाला हाथ भी मिला, लेकिन उसमें जान नहीं थी। किशोर का डर सही निकला था। उसके साथी बर्फ में दफन हो गए थे, ठीक वैसे जिससे दौलत बेग कभी दफन हुआ था, जिसका कभी पता नहीं चल पाया था। किशोर का मन किया कि दुनिया की सारी सरहदें पेंसिल की लकीरों की तरह किसी रबर से मिटा दे। दुनिया के सारे हथियार इस बर्फ में दफन कर दे जहां उसके साथी दफन हो गए थे। लेकिन अभी उसको वापस जाना था और ये खबर देनी थी ताकि फिर से नई चौकी बन सके। आखिर वो तो डाकिया था, जजीरा का डाकिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।